दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि हमारी स्टोरी चल रही थी सुंदर खाल के उस मैन ईटर टाइगर की स्टोरी, जिसने कि 9 ह्यूमन बींग को मार कर खा लिया था। और इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उसने 8 ह्यूमन बींग मार कर खाए थे। और मैं इससे रिलेटेड 3 ब्लॉग पहले डाल चुका हूँ और ये मेरा चौथा ब्लॉग होगा इसके ऊपर। दोस्तों, ये जो 309 का जो हाईवे है, ये रामनगर से रानीखेत की तरफ जाता है। उसके लेफ्ट साइड में घने जंगल हैं जिमको रोड पार्क के, और राइट साइड में गर्जिया देवी मंदिर को पार करने के बाद में सुंदरखाल गांव आता है। और गर्जिया पुलिस चौकी पहले आती है, फिर सुंदरखाल गांव आता है राइट साइड में। और उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर की दूरी पे करीब कोसी रिवर बहती है। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये है 26 जनवरी सन 2011 की। 26 जनवरी सन 2011 को वो जो सुंदरखाल का जो मैन ईटर टाइगर था, वो एक मेल टाइगर था, लेकिन उसके पगमार्क फीमेल के बनते थे। और इसी चक्कर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो फीमेल टाइगर्स को ही ढूंढ रहा था, जबकि ये एक मेल था और काफी बड़े साइज का ये मेल मैन ईटर टाइगर था। तो मेरे साथियों, उस दिन करीब सुबह 9 बजे 26 तारीख सन 2011 को ये जो सुंदरखाल का मैन ईटर टाइगर था, ये जंगल में से निकल करके पनौत नाले के अंदर से होता हुआ सुंदरखाल गांव के ऊपर से चक्कर काट करके और कोसी रिवर के पास एक जंगल के पैच में आकर के ये लेट गया। और वहां पर जगह जगह जंगल के बीच बीच में पैच थे और साथ में उनकी सुंदरखाल के गांव की खेती भी थी और बीच बीच में जंगल के पैच भी थे। तो एक झाड़ी के बीच में ये लेटा हुआ था और करीब 2-2.5 घंटे से उसी झाड़ी में लेटा हुआ था और आराम फरमा रहा था। और जंगल में से निकल करके ये बस्ती के आसपास आने का इसका मकसद यही था कि ये देखभाल करता इंसानों की अपने शिकार के लिए, क्योंकि एक मैन ईटर टाइगर स्टैब्लिश हो गया था। तो ये बस्तियों के आसपास ही रहता था, जिसकी कोशिश होती थी बस्तियों के आसपास ही रह जाए। और जब इसे कोई मानव शिकार नहीं मिलता था तो जंगल में जाकर के ये जानवरों का शिकार भी कर लिया करता था। तो दोस्तों, उस दिन पूरन नाम का एक लड़का था जो मालधन का रहने वाला था और दिल्ली में एक किसी कंपनी में जॉब करता था। और अपनी बहन की शादी में ये मालधन आया था और इसकी नानी सुंदरखाल में रहती थी, उसकी मंगेतर भी सुंदरखाल में ही रहती थी। तो ये अपनी नानी को अपनी बहन की शादी की मिठाई देने गया और करीब 11 बजे ये घर से निकला था और 12-12:30 बजे के आसपास इसने गर्जिया पुलिस चौकी के पास में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और मोटरसाइकिल खड़ी करके और ये अपनी मंगेतर से बात करने लगा और उसको मिलने के लिए बोलने लगा। और कनेक्टिविटी पुअर थी, कभी बात हो जाती थी, कभी कनेक्टिविटी टूट जाती थी और कभी अस्पष्ट आवाज आती थी फोन में। तो इसलिए ये, जैसे कि इंसान की आदत होती है वो फोन पे बात करते हुए थोड़ा बहुत टहलता है, ऐसे ही ये 309 जो हाईवे था उसके ऊपर टहलता हुआ बात करने लगा, चलते चलते बात करने लगा। और बीच बीच में कोई गाड़ी निकल जाती थी तो शांति भंग हो जाती थी, नहीं तो वहां पे शांति का ही माहौल था, क्योंकि 26 जनवरी का वो दिन था तो छुट्टी का दिन था, इसलिए उस हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी। और ये टाइगर करीब उस सड़क से 100 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी में लेटा हुआ था इंसानों की देखभाल में। क्योंकि ऐसा था कि दोस्तों, ऐसा होता है कि ये जो जब मैन ईटर टाइगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो दिन में ही अपने सारे कामकाज निपटा लेते हैं और शाम को अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये किसी भी एरिया में जहाँ पर मैन ईटर टाइगर या मैन ईटर लेपर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है तो इंसानों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये रातों को नहीं निकलते बाहर। तो उस केस में क्या होता है कि टाइगर जंगल को छोड़ करके मानवों की बस्तियों के आसपास ही रहने लगता है। तो इस प्रकार ये टाइगर भी उस इंसानी बस्ती के पास में इंसान के शिकार की देखभाल में किसी झाड़ी में लेटा हुआ था। और जब वो पूरन फोन पर बात कर रहा था तो उसके कान में इंसान की आवाज पड़ी और जब इसने झाड़ियों की सेंध में से देखा, उसके गैप में से देखा कि ये जो कोई इंसान है ये बात कर रहा है, तो वो बड़े ध्यान से उसको देखने लगा और उसने सोचा कि इसका शिकार किया जाए, ये अच्छा मौका है। और वो अपने अगले पैर आगे की तरफ और पिछले पैर भी आगे की तरफ करके एक आक्रामक मूड में बैठ गया और अपने आप को पूरा जमीन के साथ उसने सता लिया, चिपका लिया। और पूरन को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई मैन ईटर टाइगर एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है।
हालांकि उसकी मंगेतर को तो पता था, वो जो उसकी मंगेतर थी वो सुंदर खाल की ही रहने वाली थी, उसको सारी नॉलेज थी। लेकिन दोस्तों जब ये जो पूरन था ये अपनी मंगेतर से बातें करने लगा तो टाइगर उसको देखने लगा और कनेक्टिविटी लूज पुअर होने की वजह से ये जंगल के अंदर 10-15 कदम अंदर चला गया कोसी नदी की तरफ। और इसकी बदकिस्मती देखी, ये उसी झाड़ झंकार की तरफ निकल गया जिधर वो टाइगर छिपा बैठा है, इसको देख रहा था। वो टाइगर इसको बड़ी देर से देख रहा था। और दोस्तों टाइगर के साथ में कोई टाइम का बंधन नहीं होता, उसको कहीं जाना नहीं होता, कहीं नौकरी पे नहीं जाना होता, उसको कोई जल्दी नहीं होती। ये सब जल्दी और टाइम का जो बंधन होता है ये इंसानों के साथ होता है। तो टाइगर बड़ा धैर्यवान होता है और वो बड़ी देर से उसको वॉच कर रहा था। जब उसने देखा कि ये सड़क छोड़ करके जंगल में उसी की तरफ आ रहा है तो वो घात लगाकर बैठ गया। और जब इसने सड़क की सुरक्षा छोड़ी पूरन ने, तो इसने अपने भागे पर मौत की स्टैंप लगा दी। और उधर वो जो टाइगर था वो घात लगाकर बैठ गया। और टाइगर के दो ही तरीके होते हैं शिकार करने के। यहाँ तो वो कोई जानवर जब उसकी तरफ आता है तो वो घात लगाकर बैठ जाता है, और जब पास में आता है तो एक ही छलांग में उसे पकड़ लेता है। या फिर ये हवा के रुख का ध्यान करके शिकार की तरफ बढ़ता है, सांप की तरफ रेंग कर और जाकर के उसको चौंका करके पकड़ लेता है। तो इस केस में इसने देखा कि जब ये जो मालधन का पूरन है ये इसकी तरफ बढ़ रहा है तो घात लगाकर बैठ गया। लेकिन पूरन तो फोन पे बात कर रहा था, तो 10-15 कदम जंगल में अंदर जाने के बाद वो ठहर गया। और जब टाइगर ने 5 मिनट तक देखा कि ये अब आगे नहीं बढ़ रहा है तो टाइगर ने अपनी टेंडेंसी चेंज करी और उसने आगे बढ़कर उसको पकड़ने की सोची। और अब टाइगर एक सांप की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ा और पूरन अपनी बातचीत में मशगूल था। और टाइगर उसके काफी पास तक पहुंच गया, करीब 7-8 फीट तक उसके पास जब पहुंच गया, 10 फीट तक, तो वो उसकी मार की रेंज में आ गया और एक ही छलांग में वो उसे पकड़ सकता था। तो टाइगर उसके ऊपर छलांग लेने वाला था कि पूरन अचानक घूम गया। पूरन इसलिए नहीं घुमा था कि उसको टाइगर का पता चल गया था, पूरन घूमा इसलिए था कि वो बात करते हुए कभी इधर घूम रहा था कभी उधर घूम रहा था, कनेक्टिविटी ढंग से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो घुमा उसने देखा कि उसके पीछे टाइगर है तो उसकी गिग्गी बंद गई और वो वहीं से बड़े जोरों से सड़क की सुरक्षा की तरफ भागा। और जब वो सड़क की तरफ भागा तो टाइगर कहाँ भागने देता है, उसने एक छलांग लगाई और पूरन को नीचे गिरा दिया। उसके हाथ से फोन छूट करके झाड़ियों में जा गिरा और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और चीख को ढंग से टाइगर ने निकलने में दिया, उसका गला पकड़ लिया और तुरंत उसको मार डाला। और मारने के बाद में उसे वो घसीट करके जंगल के उसी पैच में ले गया कोसी रिवर की तरफ। और इस प्रकार पूरन का उसने काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ जो उसकी मंगेतर थी उसको उसकी चीख सुनाई दी या नहीं सुनाई दी इसका बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी बीच में ब्रेक हो रही थी। हो सकता है उसने चीख सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन आधे घंटे के बाद में वो उसी जगह पे पहुंच गई जहां पे पूरन खड़ा होकर के उससे बातें कर रहा था। और क्योंकि वो लोकेशन उसने पूरन ने उसको बता दी थी पहले ही, तो इसलिए जब वो वहां पे पहुंची तो उसको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ पूरन के साथ में कुछ गलत हो गया है, क्योंकि उसको पता था मैनेटर टाइगर यहाँ पे है। और पूरन की मोटरसाइकिल के बारे में भी उसको पता था कि पुलिस चौकी पे खड़ी है। तो वो घर पे आई, घर पे आकर के उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बात हो रही थी और मेरे को लगता है कि पूरन को साथ कुछ गलत हो गया है। और उसके माँ बाप जब गए वहां पे पुलिस चौकी में तो वहां पे जाके उन्होंने कंप्लेन लिखाई गरिया पुलिस चौकी में, और उस मोटरसाइकिल को भी उन्होंने बरामद किया जो उसकी खड़ी थी। उसके बाद में दोस्तों वो पुलिस जो पार्टी थी वो पुलिस पार्टी आगे बढ़ी। उस घटनास्थल पर पहुंची जहां पर कि पूरन जंगल के अंदर एंटर गया था। वो इसलिए वहां पे पहुंच सके क्योंकि वो उसको फोन कर रहे थे और फोन की बेल जा रही थी अंदर, और बेल 20-25 फीट अंदर से बज रही थी। तो उस बेल की रिंगिंग को खोजते हुए जो पुलिस दल था, पुलिस पार्टी थी, और वो जो उसके मंगेतर और दूसरे उसके परिजन थे वो और गांव वाले कुछ एक 25-30 बंदों की पार्टी थी जो वहां पहुंची, तो उन्हें उस झाड़ी में उसका फोन मिल गया। और जब फोन मिल गया तो अब उनको पूरी आशंका होगी कि इसके साथ कुछ गलत हो गया है। ये जो पुलिस पार्टी थी इसने फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया और वहीं पर शिकारी दल उसकी देखभाल कर रहा था पास के जंगलों में ही कहीं, क्योंकि इससे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कैसे जो सीनियर फॉरेस्ट गार्ड मटवाल थे उन्होंने टाइगर का पीछा किया था। और वो आप पिछला ब्लॉग देखोगे तो आपको प्रॉपर स्टोरी समझ आएगी।
इसके बाद दोस्तों जब यह जो शिकारी दल था, यह जब घटनास्थल पर पहुंचा उस समय शाम के करीब 5 बज चुके थे। 5 बजे सर्दियों का टाइम में अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखभाल करने की कोशिश की और काफी देखभाल करने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ने, क्योंकि रात को कोई घिसटन के निशान तो मिलते नहीं है, टॉर्चों की सहायता से वो ढूंढने लगे और साथ में उनको खतरा भी था कि कहीं से टाइगर पकड़ ना ले। लेकिन उन्हें कमीज मिली, खून सनी पैंट मिली और सबसे दुखदाई जो एक चीज मिली मेरे दोस्तों, वो ये थी कि पैर है ना, जैसे पैर बिल्कुल यहां से बड़ी सफाई से टाइगर ने उसको काट दिया था, जैसे किसी आरी से काटा हो, और पैर का पंजा जूते के अंदर ही पड़ा हुआ था। और इस प्रकार उसका एक पैर मिला वहां पे, और थोड़ा और आगे जाने पर एक और पैर मिला, दोनों पैर उसके मिल गए और पैरों को अपने दांतों से काट करके टाइगर उसको आगे की तरफ जंगल में कहीं ले गया। और रात 11 बजे तक वो देखभाल करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी वहां पे नजर नहीं आया। और इसके अलावा इन सब चीजों को बरामद करके जो शिकारी दल था उन्होंने निश्चय किया कि अब इसको अगले दिन सुबह खोजा जाए। और सुबह 8 बजे ही इसकी खोज भी फिर शुरू कर दी। और इस बार जो शिकारी दल था उसकी 2 पार्टियां बनी। एक पार्टी की अध्यक्षता तो लखपत सिंह रावत ने करी और एक पार्टी की अध्यक्षता जो लीडरशिप थी वो मिस्टर मटवाल के हाथ में थी। और 30 जनों की पार्टी बनी, जिसमें कुछ पुलिस दल थे, कुछ फॉरेस्ट गार्ड थे और कुछ और गांव के कोई पर्सन थे। इस प्रकार एक पार्टी तो कोसी नदी के किनारे किनारे चली और जो वो पार्टी सड़क की तरफ 309 हाईवे से जंगल के अंदर गई और एक पार्टी कोसी की तरफ से आई। तो दोनों पार्टी को जंगल के बीच में कहीं मिलना था। और जब वो तलाश करने लगे तो दोस्तों जो मिस्टर मटवाल थे, मिस्टर मटवाल वाली जो पार्टी थी, वो जब कोसी नदी की तरफ से जंगल के अंदर से आ रही थी तो दोस्तों यदि शिकारी शेर को देख लेने की कोशिश में लगा हुआ है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि शेर भी शिकारी का पीछा कर रहा होगा या उसको कहीं देख रहा होगा, और या उसको लगातार देखते रहकर उससे दूर जाने की कोशिश में भी वो शेर लगा हो सकता है, या उसकी प्रतीक्षा में ही कहीं लेटा पड़ा हुआ भी हो सकता है। शेर और शिकारी का यह मुकाबला, शेर की ऊंचाई, उसके रंग रूप, बगैर आवाज के चलने की उसकी असाधारण योग्यता के कारण बेबराबरी का हो जाता है। इस कारण से शिकारी को घने जंगल में घुसना, जहां उसे पूरा विश्वास हो कि शेर कहीं आसपास ही मंडरा रहा होगा, उस समय तक आत्महत्या करने के समान होगा, जब तक कि वो बगैर किसी पक्षी या जंगली जानवर के उसके होने की सूचना को मिले बगैर असावधानी से शेर के शिकार को जाता है। और ये जो मटवाल थे, ये कोसी नदी के तरफ से जब करीब 100 गज ही अंदर अभी गए थे तो अचानक से उनका शेर से सामना हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि शेर को पता नहीं चला होगा कि भाई कोई सर्च पार्टी आ रही है, कोई रेस्क्यू दल आ रहा है। ये शेर अब जो रेस्क्यू पार्टी थी इसका आदी हो गया था और कई बार इसने रेस्क्यू पार्टियों का सामना किया था। तो इस प्रकार से जब ये रेस्क्यू पार्टी की ये केयर नहीं करता था, बिल्कुल भी उससे डरता नहीं था। और जब शुरू में ये नया मैनिट एस्टेब्लिश हुआ था तो उस दौर में तो ये रेस्क्यू पार्टी को देख करके अपने शिकार को छोड़ करके जंगल में भाग जाता था। लेकिन अब जब ये पका पकाया मैनिट एस्टेब्लिश हो चुका था तो रेस्क्यू पार्टी से डरता नहीं था और उल्टा खुद भागने के बजाय वो रेस्क्यू पार्टी को ही भगा देता था। तो इस केस में भी जब मटवाल की पार्टी आगे बढ़ रही होगी तो उसकी चलने की आवाजों को शेर ने जरूर सुना होगा, क्योंकि शेर की जो सुनने की जो पावर होती है वो काफी तेज होती है। इंसानों से 6 से 7 गुना वो बेहतर ढंग से सुन सकता है, वो बेहतर ढंग से दिन में रात में दोनों समय में वो देख सकता है। तो दोस्तों एक चीज और है कि जब टाइगर अपने शिकार को खा रहा होता है तो वो थोड़ा सा शिकार को खाते समय में थोड़ा सा असावधान हो जाता है, उतना सावधान नहीं रहता, क्योंकि हड्डियों के टूटने की आवाज भी आती है जब वो हड्डियों को तोड़ता है अपने दांतों से और खाने में मशगूल होता है। तो हो सकता है कुछ भी कारण रहा हो,
ये जो मटवाल थे ये बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। कितने पास, समझ लो कि 25-30 फीट की दूरी पे। और जब अचानक शेर ने उनको देखा और मटवाल ने शेर को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। और मटवाल तो एकदम से हतप्रभ ही रह गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से शेर से सामने ही मुलाकात हो जाएगी। और शेर ने जैसे ही मटवाल को देखा उसने तुरंत बॉडी को छोड़ा और खड़ा होकर घुराने लगा। जैसे ही वो तेजी से घुराया खड़ा होकर के, मटवाल ने फौरन निशाना लिया और अपनी राइफल से गोली छोड़ दी। और गोली निशाने पर नहीं लगी या जो भी कारण था, क्योंकि ऐसा था वो जो शिकार के समय में जो शेर खा रहा था वो एक पेड़ की ओट में बैठा हुआ था और उसका आधा शरीर पेड़ के पीछे था और आधा शरीर उसको नजर आ रहा था, कुछ बॉडी का हिस्सा भी नजर आ रहा था जो पूरन की बॉडी पड़ी हुई थी। तो जो गोली थी वो शेर के सिर में लगने की बजाय उसके बगल में जो पेड़ था उसके तने में जा लगी और गोली के धमाके से शेर तुरंत शिकार को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया, मतलब कि वो भाग गया। इससे पहले कि जो मटवाल थे वो दूसरी गोली से फायर करते शेर वहां से गायब हो चुका था। और गोली की आवाज थी वो जो दूसरी सर्च पार्टी थी शिकारी दल उनको भी गई और जो गांव वाले इकट्ठे हो गए थे सारे अभियान को बड़ी जिज्ञासा से देख रहे थे और उनको लग रहा था कि आज टाइगर मारा जाएगा, वो भी इकट्ठे हो गए थे। जब उनको पता चला कि ये टाइगर तो भाग गया है तो उनको लगा कि इस टाइगर को मारा नहीं गया, इसको जानबूझ के भगा दिया गया है। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये टाइगर को मारना नहीं चाहता, ये इसको भगाना चाहता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट एनिमल है। तो उनके गुस्से का कोई सीमा नहीं रही और जितने गांव वाले थे उन्होंने डंडे और पत्थरों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर उस शिकारी पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया और शिकारी पार्टी अपनी जान बचा करके भागी वहां से। अब उनको उस मैन ईटर टाइगर के इलाके में वो तीतर बीतर होगी, जिधर जिधर जिसका मुंह था दोस्तों उधर उधर को वो पार्टी भाग गई अपनी जान बचाने के लिए। और पीछे से पत्थरों की वर्षा करते रहे गांव वाले और डंडों से जो उनके हाथ में आया उसकी पिटाई की। और इस आपाधापी में 2 फॉरेस्ट गार्ड घायल भी हो गए। और बाद में जब नैनीताल से और रामनगर से और पुलिस फोर्स आई उन्होंने कंट्रोल किया इस सबको और उसके बाद में जाकर के स्थिति शांत हुई और शिकारी दल वापस आया और इस सारी आपाधापी में दोपहर के करीब 2 बज गए और गांव वालों को समझाया बुझाया गया और शिकारी दल दोबारा से देखभाल में लगा। इस बार जो शिकारी दल था उन्होंने पैदल खोज करने के बजाय हथनियों के ऊपर में, शिकारी हाथियों के ऊपर में उन्होंने खोज करने का निश्चय किया क्योंकि पैदल में खतरा था, क्योंकि मटवाल जब अचानक ही शेर के पास पहुंच गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो 2 हथनियां थी, एक सोनमती एक रूपमती, ये 2 हथनियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हथनियां थी। इसके ऊपर में कुछ और 2 हथनियां और थी, उसका मेरे को नाम नहीं मालूम। टोटल 4 हथनियां थी। 2 हथनियां 3 और 9 हाईवे की तरफ से बढ़ी उसी पैच की तरफ और मटवाल से पूछा गया कि वो टाइगर किधर गया है भाग करके, क्योंकि मटवाल ने तो देखा था उसको जाते हुए। तो उसने बताया कि वो कोसी नदी की तरफ गया है। इसलिए एक जो 2 हथनियों का जो पार्टी थी वो सड़क की तरफ से गई जंगल में और एक पार्टी जो थी वो वैसे ही कोसी रिवर की तरफ से राइट साइड से आगे बढ़ी और थोड़ा आगे बढ़ने पर वो जो चारों हाथी थे वो एक जगह ही इकट्ठे होगी पार्टी बीच में जाकर के, लेकिन टाइगर उन्हें कहीं भी नहीं मिला। और अभी वो चारों हाथी आपस में खड़े होकर के उसके ऊपर जो शिकारी दल था आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कोसी नदी की तरफ से बड़े जोरों से चीतलों के आवाज आने लगी और रह रहकर चीतल पुकारने लगे और जो शिकारी दल था उनका ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने फौरन उस तरफ हाथी बढ़ा दिए। और जैसे ही वो करीब 50 गज आगे गए तो उन्हें एक पहाड़ी कीकर की झाड़ी थी या पेड़ कह सकते हैं, पहाड़ी कीकर वो ठिकना सा पेड़ होता है, उसके पास में चक्रमत की झाड़ी थी, उसमें वो टाइगर बड़े आराम से बैठा हुआ था। और शिकारी दल को देख करके वो जरा भी विचलित नहीं हुआ और वहीं बैठा रहा। और जैसे ही वो टाइगर खड़ा होकर के उसने भागने की सोची या अटैक करने की सोची, उससे पहले जो लखपत सिंह रावत थे वो निशाना ले चुके थे। हाथी हिल रहे थे क्योंकि शांत बिल्कुल स्टिल नहीं खड़े थे वो, जितना भी हाथी स्टिल खड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत जरूर हिलता है। जिन्होंने हाथी की सवारी करी होगी उन्हें इसका खूब पता होगा। तो उन्होंने निशाना लिया उसकी चेस्ट का।
लेकिन हाथी के हिलने की वजह से जो गोली थी वो चेस्ट में ना लग करके लेफ्ट शोल्डर में लगी और उस गोली ने उसका लेफ्ट शोल्डर उखाड़ दिया। और शोल्डर के टूटते ही वो जो टाइगर था गोली के धक्के से पहले नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद में उस टाइगर ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जो बाया लेफ्ट वाला पैर था वो उस पर अपना वेट नहीं रख पाया, क्योंकि वो जो पैर था वो उसका शोल्डर टूट चुका था, तो उस पर वो वजन नहीं डाल पाया और लड़ खड़ा करके वो नीचे गिर गया। और जैसे वो नीचे गिरा उसके बाद वो फिर 3 टांगों पे खड़ा हुआ, और इससे पहले कि वो मूव करता लखपत सिंह रावत ने एक और गोली मार दी। और दोस्तों वो गोली उसके सीधे चेस्ट में लगी, और उसके बाद से तो जो शिकारी दल थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोई निशाना ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे चांदमारी हो रही हो। करीब 29 फायर शिकारी दल की तरफ से किए गए, क्योंकि उसमें सब शिकारी तो नहीं थे, कुछ फॉरेस्ट गार्ड भी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। और इस प्रकार उस शेर के ऊपर गोलियों की वर्षा कर दी गई। लेकिन वो जो शेर था वो तो लखपत सिंह की दूसरी गोली खाकर बेदम होकर के नीचे गिर गया था। और ये जो बाद में 27, 26, 27 और गोलियां चलाई गई, उसमें से एक आधी गोली उसको और लगी होगी, और बाकी गोली हवा में इधर उधर चली गई, और कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, किसी को भी गोली लग सकती थी, क्योंकि वहां से गांव कोई ज्यादा दूर नहीं था। बहरहाल जब वो टाइगर बेदम होकर के नीचे गिर गया, तो उसके बाद से ये जो 2 हथनियां थी, 2 हथनियां जिनके ऊपर में पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले बैठे हुए थे, ये हथनियां आगे बढ़ी। इन हथनियों का नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इन हथनियों का नाम था सोनमती और रूपमती। सोनमती और रूपमती दोनों हथनियां आगे बढ़ी, और इसमें जो दोनों हथनियां थी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हथनियां थी, और शेरों से मुकाबला करने की खूब अभ्यास थी, क्योंकि ये अब पर्यटकों को अपनी पीठ पर बिठा करके शेरों को दिखाने के लिए जंगलों में उसमें घुमा करती थी, और इनके अंदर शेरों से घबराती नहीं थी। तो जब इन्होंने शेर को नीचे पड़े हुए देखा, तो ये बड़ी तेजी से शेर की तरफ बढ़ी। पहले तो जो हथनियां थी घबरा करके 4 कदम पीछे की तरफ हुई। जब हथनियां 4 कदम पीछे की तरफ हुई, तो उसके ऊपर जो शिकारी दल और जो फॉरेस्ट वाले बैठे हुए थे, उनकी बॉडी पहले ऐसे होगी पीछे की तरफ, और फिर एकदम से जब आगे की तरफ बढ़ी तो वो आगे की तरफ झुक गए सारे। और वो जो शेर की बॉडी थी वो ज्यादा दूर तो पड़ी नहीं थी, करीब 15-20 कदम पे थी, और बड़े जोरों से वो हथनियां पहुंची शेर की बॉडी के पास में। और जैसे ही एक हथनी ने, रूपमती ने, उसके पिछले पैर पर अपना पैर रखा, तो हाथी, वो जो टाइगर था वो मरा नहीं था। उसने अपना जो दायां पंजा था, लेफ्ट, उसका शोल्डर तो इंजर्ड हो चुका था, और मरते मरते उसने उसका जो दायां पंजा था उसका भरपूर हाथ उसने उस हथनी के पैर में मारा, और उसके पैर को घायल कर दिया। दर्द की कराहट से वो हथनी जैसे ही पीछे को हटी, और जो शिकारी दल था उसके ऊपर बैठा हुआ था वो सब लटक गए नीचे की तरफ में, क्योंकि हथनी जब पहले पैर रखने के लिए उसकी तरफ आई थी तो थोड़ी सी झुकी थी, और जब शेर ने पंजा मारा जैसे ऐसे हुई, तो शिकारी दल सावधान बैठा हुआ था, उनके हाथ में राइफलें पकड़ी हुई थी। उनके जो राइफलें तो उनके हाथ से छूट गई, क्योंकि कोई भी चीज पकड़ने के लिए राइफलें छूट गई, और 2 बंदे तो हवा में नीचे लटक गए। लेकिन उन्होंने जो वहां पे डंडी लगी होती है चारों तरफ, ऊपर बैठने का होदा होता है, उसको नहीं छोड़ा, और वो उसी में लटके हुए नीचे रहे। और नीचे मैन ईटर टाइगर पड़ा, घायल पड़ा हुआ था। लेकिन उसके साथ वाली जो दूसरी हथनी थी, जब उसने अपना अगला पैर उस टाइगर के पैर के ऊपर रखा, तो उस हथनी ने जो अपना पैर रखा था वो उसके उसी इंजर्ड लेफ्ट शोल्डर वाला जो पैर था उसी के ऊपर रख दिया। और उस शेर ने उस हथनी की सूंड पर भी अपने दाएं पंजे से एक भरपूर वार किया, और उसकी सूंड को अपने दांतों से पकड़ लिया, और उसकी सूंड को बुरी तरह से कुचल डाला। चिंगाड़ मार कर हथनी वापस पीछे की तरफ आई, और ऊपर के बंदे नीचे गिरते गिरते बचे, लेकिन उनकी राइफल नीचे गिर गई, और मरते मरते भी शेर को एक शिकार और मिल जाता। और अगर शिकार शेर को मरते हुए कोई मिल जाए तो वो उसकी बहुत बुरी हालत करता है। और इस प्रकार वो वाला मैन ईटर टाइगर जिसने कि 9 लोगों को मारकर खाया था, जब उसकी अपनी जान देने की बारी आई तो उसने आसानी से आत्मसमर्पण नहीं किया,
और उसने अपनी जान के लिए पूरी लड़ाई करी और 2 हथिनियों को उसने घायल कर दिया। लेकिन हाथियों के दबाव की वजह से और गोलियों को मार न सहते हुए वो 5-7 मिनट में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और इस प्रकार सुंदर खाल का मैन ईटर टाइगर मारा गया। बाद में उस टाइगर को ला करके हाथियों के ऊपर, एक हाथी के ऊपर रखा गया और पूरे सुंदर खाल गांव में उसको घुमाया गया और रामनगर उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके पेट में से इंसान की हड्डियां और इंसान का मांस मिला और ये इंसान वही पूरन नहीं था, उसी की बॉडी मिली और डीएनए मिलान से ये साबित हो गया कि इसी ने पूरन को मारकर खाया था। और वजन करने पर इस टाइगर का जो वजन था वो 260 किलो इसका वेट निकला और इसकी लंबाई जो थी वो इसकी लंबाई निकली करीब 10 फीट की और एक स्वस्थ मेल टाइगर था, 4-5 साल की एक पूरी जवान फुल यंग मेल टाइगर था। और इसके जो पंजे थे, इसके जो अगले पंजे थे वो जरूरत से ज्यादा इस उंगलियां लंबी थी, उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी होने की वजह से इसके जो पगमाग थे वो रेक्टेंगल शेप बनाते थे, ना कि स्क्वायर, क्योंकि मेल टाइगर का जो पंजा होता है वो स्क्वायर शेप बनाता है अगर आउटलाइन करो, और फीमेल का जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, इसलिए फीमेल का पंजा बनाता था। और ऐसी कोई लंबी उंगलों वाला मेल टाइगर कई लाखों में एक होता है दोस्तों, और ये कुदरत का ही एक चमत्कार है। और इसके इसी धोखे के कारण जो शिकारी दल था वो फीमेल को ढूंढता रहा और ये मेल टाइगर धीरे धीरे इंसानों को खाता रहा, उनकी संख्या बढ़ाता रहा। इस प्रकार ये सुंदर खाल मैन ईटर टाइगर की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और इसके बाद में मैं एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।